हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे GKPYQ पार्ट 1 का लेक्चर 23। लेक्चर 22 के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। जो निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की? ऑप्शंस हैं रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन रॉय, शिशिर कुमार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने जो संवाद कौमुदी है वो न्यूज़पेपर फाउंड किया था। सेकंड क्वेश्चन है सरयू रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो सरयू नदी है किस नदी की सहायक नदी है? पिंडार, भागीरथी, टॉन्स और शारदा। तो इसका सही आंसर है शारदा। जो सरयू रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है शारदा की। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर 23 के क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बहामनी सुल्तान वॉज नोटेड फॉर द क्रुएलिटी एंड हैंस गोट द टाइटल जालिम। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली, जालिम का टाइटल दिया गया उसे। तो वो कौन सा जो बहामनी सुल्तान है वो था? ठीक है, ऑप्शंस है फिरोज शाह, अहमद शाह, हुमायूं शाह और मुजहिद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह। जो हुमायूं शाह है उसको जालिम का टाइटल दिया गया था। ठीक है, जो बहामनी किंगडम है वो कहाँ पे रूल कर रहा था? जो पूरा महाराष्ट्र और जो कुछ पार्ट है वो कर्नाटका का। ठीक है, और इसके नीचे इधर जो ये केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? विजयनगर किंगडम। और ये है बहामनी किंगडम। ठीक है, बहामनी किंगडम को इस्टेब्लिश किसने किया, मतलब इसके फाउंडर कौन था? वो था इसका फाउंडर अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। ठीक है, और इसको क्या कहते थे? ये किस नाम से और जाना जाता था? हसन गंगू नाम से जाना जाता था। और इसने जो कैपिटल बनाई थी वो कौन सी थी? वो थी गुलबर्ग। बहामनी किंगडम की इसने कैपिटल बनाई गुलबर्ग। और इसने किसको डिफीट किया था? इसने डिफीट किया था जो काकतिया थे, काकतियाज ऑफ वारंगल, उनको इसने डिफीट किया था। डिफीटेड काकतियाज ऑफ वारंगल। इसके बाद में इसका बेटा आता है। इसका क्या नाम है? उसका नाम है मोहम्मद शाह। और इसने जो संगम डायनेस्टी के जो बुका वन है उसको डिफीट किया था। डिफीटेड बुका वन। ठीक है, इसके बाद में इनके जो बहामनी किंगडम है, इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर है उसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज बादशाह। ठीक है, ये था इनका ग्रेटेस्ट रूलर। और इसने किसको डिफीट किया था? इसने डिफीट किया था देवाराय प्रथम को। डिफीटेड देवाराय फर्स्ट। और इसने एक जो सिटी फाउंड की थी वो कौन सी थी? फिरोजाबाद। जो किसने फाउंड की थी। ठीक है, इसके बाद में और जो इसके इम्पोर्टेंट रूलर है उनमें से एक है अहमद शाह वाली। वाली मीन्स है यहाँ पे संत। तो जो संत है इनको संत क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किसके साथ एसोसिएट थे? जो सूफी संत थे गेसुदराज, उनके साथ एसोसिएट थे। बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विथ सूफी संत गेसुदराज। ठीक है, वो क्या कहा जाता था? नॉन एज वाली। और इन्होंने जो है कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, कैपिटल इन्होंने कहाँ से? गुलबर्ग से बिदार ट्रांसफ़र कर दी थी। गुलबर्ग टू बिदार। ठीक है, इसके बाद में जो रूलर आए थे उनमें से एक था मोहम्मद शाह थर्ड।
मोहम्मद शाह थर्ड। और इसमें जो इसका जो मेन जो रूल कर रहा था वो कौन सा था? मोहम्मद गवन था, जो कि इसमें पीएम था, मोहम्मद गवन। और इसको किसने मरवा दिया था? ये मोहम्मद शाह थर्ड ने ही इसको मरवा दिया था। और इसके बाद में जो बहामनी किंगडम है वो वीक पड़ गया और इस कितने जो 5 पार्ट्स में किंगडम डिवाइड हो गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बहामनी किंगडम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो वो हुआ था 5 पार्ट्स के अंदर। और ये 5 पार्ट्स कौन से हैं? ये हैं, ये जो है ये सारी क्या है? डायनेस्टीज़ है। ठीक है, अहमदनगर है उसमें थी निज़ाम शाही डायनेस्टी, बीजापुर के अंदर आदिल शाही डायनेस्टी, बेरार के अंदर इमाद शाही डायनेस्टी, बिदार के अंदर बरीद शाही डायनेस्टी और गोलकुंडा के अंदर कुतुब शाही डायनेस्टी। तो ये 5 पार्ट्स में जो 5 डायनेस्टीज़ हैं ये जो बहामनी किंगडम है उसमें डिवाइड हो गया था। ठीक है, और जो आदिल शाही डायनेस्टी है इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर था इब्राहिम आदिल शाह। ये जो है ये ग्रेटेस्ट रूलर था किसका? आदिल शाही डायनेस्टी का, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाह डायनेस्टी। और इसने क्या किया था? इसने जो इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज होती थी पर्शियन, उसकी जगह इसने दक्कनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस दक्कनी लैंग्वेज। दक्कनी लैंग्वेज एज ए कोर्ट लैंग्वेज, किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, और इसके अंदर जो इनकी कंस्ट्रक्शंस है वो भी हम देख लेते हैं किसने क्या क्या बनवाया है। जो गोल गुंबज है, गोल गुंबज, ये किसने बनवाया? ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह ने। और जो गोलकुंडा फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट, ये किसने बनवाया? ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने बनवाया। आगे नहीं है ना जगह, यही लिख देती हूँ मैं। और इसके अलावा जो सिटी है हैदराबाद, इसका पहले का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? भाग्यनगर, भाग्यनगर, ये इसका क्या था? ओरिजिनल नेम था। ठीक है, और इसको किसने फाउंड किया था? वो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, और इसने ही 4 मीनार भी बनवाई, 4 मीनार। ठीक है, ये हो गया बहामनी किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। जो घर्षण है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? ठीक है, पहले हम फ्रिक्शन के बारे में देखें। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है जो अपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, अपोजिंग फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है जो कि उसका अपोज करता है मोशन का, उसको ही क्या कहते हैं? फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव मतलब टेंस टू मूव करने वाला है, अभी मोशन उसने जो ओरिजिनल मोशन है उसका स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, टेंस टू मूव, बट जो ओरिजिनल मोशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फ्रिक्शन के। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि अभी इसने मूव करना शुरू नहीं किया है, तो ये स्टैटिक के अंदर क्या होगा? सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग में क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मोशन व्हेन बॉडी इज मूविंग। ठीक है,
बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव कर रही है, तब क्या लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो इसमें फिर भी जो स्टैटिक है उसके बजाय इसमें क्या कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया है, तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो भी कम लगेगा, ठीक है। फिर है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, कोई भी बॉडी जो है वो रोल कर रही है, बॉडी इज रोलिंग। अब अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा ये बहुत ही कम हो जाएगा और जो फ्रिक्शन है वो भी कम लगेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो गया, स्टैटिक का, फिर है स्लाइडिंग का, और फिर हो जाएगा रोलिंग, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन। अब हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑर्डर पूछा हुआ है, सही ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किस में लगता है, स्टैटिक के अंदर, तो दो ऑप्शन है, फिर स्लाइडिंग में लगता है या रोलिंग में, तो फिर लगता है स्लाइडिंग के अंदर और फिर लगता है रोलिंग। तो स्थिति घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द डांस फॉर्म लाहो बिलोंग। जो नृत्य है लाहो वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय। तो ये किससे है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये करता है मेघालय। मेघालय के अंदर लाहो डांस किया जाता है। और ये कौन सी जो ट्राइब है वो करती है, ये करती है जयंतिया ट्राइब, ठीक है। इसको जो मेघालय के और भी जो डांस है उनको हम देखते हैं, ठीक है। जो फोक डांस है मेघालय के उनको, इसके अंदर एक है शदसुक, शाद या सद जो भी इसको बोलते होंगे, शाद शुक, फिर है चार शुक्र, एक जो अभी हमने पढ़ा लाहो, इसके अलावा बेहदियान कलाम, बेदियान कलाम और नोंग क्रेम, बागला और वांगला। जो वांगला फेस्टिवल नोंग क्रेम फेस्टिवल में मनाया जाता है और इनके उसी पे इनके डांस के नाम है, ठीक है। तो इसमें हम इसको रिलेट कर सकते हैं, मेघालय को किससे रिलेट करेंगे, मेघ से। तो मेघ क्या करूं, अब तो सुख लाओ, सुख लाओ मीन्स बारिश कर दो, ठीक है। सुख लाओ, ना मत करना, ठीक है। क्या मत करना मीन्स नोंग क्रेम से क्या कर देंगे, नो मत करना। क्यों, क्योंकि जो बाघ हैं वो क्या हो गए हैं, बाघ सूख गए हैं, ठीक है, सूख गए हैं। इसको जो भी ऐसे इसमें जो हो रहे हैं थोड़ा बहुत रिलेट करके हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो सुख से क्या हो जाएगा, मतलब मेघ, मेघ से बोल रहे हैं मेघालय को कि अब तो सुख लाओ, ठीक है। तो शाद सुख हो गया। और फिर है चाँद शुक्र, तो ये भी इसमें दोनों में सुख सुख है, तो ये से लेट हो जाएगा कि सुख लाओ, लाओ से हो गया। और बेदियान कलाम, ये दोनों जो है ये जयंतिया ट्राइब करती है, जयंतिया ट्राइब, ठीक है। नो मत करना, नो से क्या हो गया, नोंग क्रेम। और इसको कौन सी ट्राइब करती है, इसको खासी ट्राइब डांस करती है, ये जो नोंग क्रेम है वो, ठीक है। बागला, बागला मीन्स बाघ, बाघ क्या हो गए, सूख गए हैं, ठीक है। जो वांगला है, जो वांगला फेस्टिवल, इसको क्या कहते हैं, 100 ड्रम्स ऑफ फेस्टिवल, 100 ड्रम्स ऑफ फेस्टिवल। और जो वांगला फेस्टिवल पे ही जो वांगला डांस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए जो मेघालय के फोक डांस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एमफेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट। जो अभ्यास है एमफेक्स 2023 का वो किस राज्य में आयोजित किया गया, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया गया था। जो एमफेक्स एक्सरसाइज है 2023 की, जो एमफेक्स एक्सरसाइज है ये बाई इनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। बाई इनियल ट्राई सर्विस, मतलब तीनों सर्विसेज है उनके बीच की एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की एक्सरसाइज है ये। और ये कहाँ पे हुई, ये हुई आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में भी एक ट्राई सर्विस हुई, ट्राई सर्विस जो कि कहाँ पे हुई, वो हुई जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर, जिसका नाम क्या है, इसका नाम था भारत शक्ति, भारत शक्ति, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर ही एक और एक्सरसाइज हुई, उसका नाम क्या है, साइक्लोन, साइक्लोन फर्स्ट, जो कि फर्स्ट एडिशन है इसलिए इसका नाम क्या है, फर्स्ट। और ये किस किस के बीच की जो है एक्सरसाइज है, ये है इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और मिस्र के बीच की, जिसका फर्स्ट एडिशन हुआ है कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। तो इसके अलावा जो राजस्थान में हुई है एक जोधपुर में हुई है, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में, उसके एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र।
ठीक है। और ये किस किस के बीच की एक्सरसाइज है, ये है इंडिया एंड सिंगापुर, सिंगापुर के बीच की, ठीक है। और इंडिया और सिंगापुर के इसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सिम्बेक्स, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है। और लास्ट में क्या है, एक्स मतलब एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके अलावा जो बीकानेर में हुई, बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में, ठीक है। यहाँ पे कौन सी हुई, यहाँ पे हुई धर्म गार्जन एक्सरसाइज, धर्म गार्जन 2023। और ये एक्सरसाइज जो है ये किस किस के बीच की है, ये है इंडिया एंड जापान के बीच की, इंडिया एंड जापान, ठीक है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो इंडिया एंड जापान के बीच में होती है एक्सरसाइज, ठीक है, नेवी की, वो कौन सी होगी, वो है जिमबैक्स, जिमैक्स, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मेरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, मेरीटाइम एक्सरसाइज। और जो एयरफोर्स की है उसका नाम क्या है, एयरफोर्स वाले का नाम है वीर गार्जन, जो कि किसके बीच में होती है, ये तीनों जो एक्सरसाइज है, धर्म गार्जन, जिमैक्स और वीर गार्जन, ये किस किस के बीच में है, इंडिया एंड जापान के बीच में, ठीक है। तो जो भी राजस्थान में हुई है वो मैंने सारी बता दी। एक बीकानेर में हुई है धर्म गार्जन, जोधपुर में हुई है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, और जो जैसलमेर के अंदर हुई है 2 भारत शक्ति, ये तो टाई सर्विस है। और एक साइक्लोन फर्स्ट हुई है वो इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में हुई है, ठीक है। और जो बाकी मैंने जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं वो उन सारे वीडियो में डाल रखे हैं करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द 71st अमेंडमेंट टू इंडिया ऑफ द टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल, मतलब शेड्यूल बतानी है कि कौन सी शेड्यूल के अंदर की गई, विच शेड्यूल, ठीक है। जो भारतीय संविधान के 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में, ठीक है, किस अनुसूची में शामिल किया, 7th, 6th, 5th और 8th। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 8th के अंदर, ठीक है। जो लैंग्वेजेस है वो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी इसमें है शेड्यूल में, वो है 8th शेड्यूल में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज थी, वो थी 14 लैंग्वेजेस, ठीक है। ओरिजिनली कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी, और अभी प्रेजेंट में कितनी है, वो है 22 लैंग्वेजेस। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी वो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 से जोड़ी गई कौन सी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके बाद में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई 1992 में, वो कौन सी जोड़ी गई, ये तीनों जो दी हुई है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इसके बाद में जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, और वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद में 2011 में जोड़ी गई जो कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी 2011 के अंदर, और वो जोड़ी गई उड़िया लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, वो है 6 लैंग्वेजेस। ये हमने शॉर्ट्स में भी देखी थी इसकी ट्रिक क्या है, तू शुरू तो कर मैं आर्या, ठीक है, मतलब तुम शुरू तो करो हम भी आ रहे हैं। इसमें क्या है, तू से है तमिल, शुरू से क्या है संस्कृत, तो से क्या है तेलुगु, कर से क्या है कन्नड़ा, ठीक है, मैं से मलयालम, और आर्या से उड़िया लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन फिलीपींस इट इज़ कॉल्ड एज। जो साइक्लोन है, जो चक्रवात, वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो जो फिलीपींस के अंदर जो साइक्लोन आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, और ये पहले 2018 के अंदर आया हुआ है, फिर 2022 में वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले CHSL फिर CGL। तो जो भी PYQs वगैरह हैं बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं जीके के वो रिवाइज ही मतलब रिपीट होते हैं, ठीक है। SSC के कोई से भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं जीके के, वो एक दूसरे एग्ज़ाम में वापस कभी इस एग्ज़ाम का इसमें आ गया, कभी किसी का आ गया। तो जो भी PYQ है चाहे SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो वो सारे आपको करने हैं।
इसके ऑप्शंस क्या हैं? विली विली, हरिकेन, टाइफून और मैंगो शावर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस में क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है टाइफून। ठीक है, तो ये इसमें कहाँ पे बोला जाता है? जो टाइफून है वो बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी। वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी के अंदर ये क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। ठीक है, ये टाइफून। इसके अलावा पहले हम एक बार सारा जो साइक्लोन वगैरह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी जो नाम है चलो वैसे देख लेते हैं। विली विली कहाँ पे बोला जाता है? विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो हरिकेन है वो कहाँ पे बोला जाता है? जो अटलांटिक ओशियन है वहाँ पे बोला जाता है हरिकेन। अटलांटिक ओशियन मतलब ये कौन सा आ गया? अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसमें सब सारे में क्या बोला जाएगा? हरिकेन बोला जाएगा। ठीक है, ये इधर दोनों। और जो साइक्लोन है जो इंडियन ओशियन है उसमें क्या बोला जाता है? उसमें बोला जाता है साइक्लोन ही। और जो ये मैंगो शावर्स है ये क्या है? ये प्री मानसून शावर्स होते हैं, प्री मानसून शावर्स होते हैं। ठीक है, जो कि मैंगो शावर्स, इनको मैंगो शावर्स कहाँ पे कहते हैं? वो कहते हैं केरला के अंदर। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया टाइफून। और अब हम देखेंगे किसके बारे में? साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन है द लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि इसमें क्या है कि जो सेंटर है वो तो होता है लो प्रेशर। ठीक है, और जो विंड है वो कैसी होगी? जो एयर मास है वो कैसा होगा? हाई प्रेशर का। ठीक है, तो बाहर से ये सारी सेंटर की तरफ इनका होगा, वो जो भी एयर मास है वो इस सेंटर के, लो प्रेशर सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा, उसी से बनते हैं साइक्लोन। ठीक है, तो साइक्लोन इसमें क्या है? लार्ज एयर मास रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये इक्वेटर पे साइक्लोन्स क्या होंगे? एट इक्वेटर साइक्लोन्स नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है? जीरो होता है। इस वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं बनते। ओके, इसमें जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज जो विंड रोटेशन है वो कैसी होगी? वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपको किसकी याद रखनी है? साइक्लोन की याद रखनी है। बाकी जो एंटी साइक्लोन है इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसके अंदर। इसमें अगर कंडीशंस देखें कि कंडीशंस क्या क्या होती है साइक्लोन के बनने की, इसमें एक होगा कोरियोलिस फोर्स। जब कोरियोलिस फोर्स होगा, ठीक है, तब बनेंगे साइक्लोन। और जी इक्वेटर पे नहीं होता है तो वहाँ पे नहीं बनते हैं। फिर है वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन होना चाहिए, वर्टिकल विंड स्पीड। इसके अलावा लार्ज एयर मास, लार्ज सी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, और जो लो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? पहले से जो सेंटर होगा कहीं पे लो प्रेशर होगा वहाँ उसके अराउंड तब बनेगा वो जब वहाँ पे लो प्रेशर होगा, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया। तो जो एयर मास है वो क्या करेगा? उसके चारों तरफ रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब साइक्लोन्स आते हैं तो क्या होती है? हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म। तो इस टाइम पे कौन से बादल बनते हैं जिनकी वजह से ये भारी वर्षा होती है और थंडरस्टॉर्म होते हैं? ठीक है, तो उस टाइम पे कौन से बनेंगे? कुमुलोनिम्बस, कुमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और इनकी वजह से ही बारिश होती है। ठीक है, क्लाउड्स फॉर्म्ड।
इसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के अंदर क्या होता है, जो साइक्लोन है उनका जस्ट ये अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किसके चारों तरफ बनेंगे, फॉर्म्ड अराउंड हाई प्रेशर। इनका सेंटर कैसा होगा, उसमें हाई प्रेशर होगा वो, ठीक है। और एक हाँ, जो ये सेंटर होता है इसको क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। आई ऑफ साइक्लोन जो सेंटर है उसको। ओके, इसमें ये नदन हेमिस्फीयर, ये सदन है। इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज जो विंड रोटेशन है, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज। तो आपको साइक्लोन की याद रखनी है, और एंटी साइक्लोन में क्या होगा, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहाँ क्लॉकवाइज होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है साइक्लोन, ठीक है। और हमने इनके जो डिफरेंट डिफरेंट नेम है वो देख लिए। विली विली कहाँ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। हरिकेन कहाँ कहते हैं, अटलांटिक ओशन जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ। और इंडियन ओशन में क्या कहेंगे, साइक्लोन। और जो टाइफून है वो कहाँ पे कहेंगे, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल जात्रा इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट इंट्रोड्यूस बाय द शंकरादेव। डोल जात्रा है वो कौन से स्टेट का त्यौहार है जिसे शंकरादेव ने पेश किया था। तो शंकरादेव का ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ का है। ये बिलोंग करते हैं आसाम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसाम। बाकी जो डोल जात्रा है ये आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, यहाँ पे तीनों जगह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ऑन फुल मून डे। फुल मून डे। और ये किसको डेडिकेटेड है, डोल जात्रा ये है लॉर्ड कृष्णा को, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अब जो आसाम के हैं फेस्टिवल वो भी देखेंगे हम। आसाम, इसमें हम कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक क्या है, अली की बहू आसाम के माजुली, आसाम में माजुली के डैम पर अपनी फ्रेंड किससे मिली, अपनी फ्रेंड से मिली जिसका नाम क्या है, अम्बू। अपनी फ्रेंड अम्बू से मिली, ठीक है। तो इसमें क्या है, अली, तो अली से है अली आई लिगांग फेस्टिवल। अली आई लिगांग फेस्टिवल, लिगांग फेस्टिवल जिसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, मिसी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, मिसी ट्राइब। अली से हो गया अली आई लिगांग फेस्टिवल। फिर है बहू, तो बहू से क्या है, बिहू फेस्टिवल। बहू से है बिहू फेस्टिवल। और बिहू कितने टाइप के होते हैं, बिहू है यहाँ पे 3 टाइप के। एक है कौन सा, जो बिहू है वो है बोहाग और रोंगाली बिहू, ठीक है। बोहाग और रोंगाली, इसी को कहते हैं रोंगाली। इस दिन क्या होता है, ये आसाम का न्यू ईयर है, ठीक है, आसामीज न्यू ईयर। फिर है एक हो गया बोहाग, फिर है कटी और कोंगाली। इसको ऐसे याद रखना कि कटी मतलब फसल अभी कटी नहीं है, और कोंगाली मतलब कोंगाली को कंगाली पढ़ो। अगर फसल कटी नहीं है तो धान कुछ आया नहीं है घर पे, तो ये क्या हो गया, इस टाइम पे कंगाल हैं लोग, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना। और ये क्या है, कब मनाया जाता है, ये अक्टूबर मनाया जाता है। और इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन सा बिहू है जिस पे एक जो लैम्प जलाया जाता है तुलसी के सामने, ठीक है। तो ये भी मैं लिखवा देती हूँ, लाइटिंग ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ तुलसी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर है बोहाग रोंगाली हो गया, कटी रोंगाली हो गया, और लास्ट क्या है, माघ। माघ और भोगाली। भोगाली को ऐसे याद करो कि जो फसल कट गई है ये जैन मनाया जाता है, तो क्या होगा, भोग लगाया जाएगा, ठीक है। इसमें भोग और इसको कंगाल
ऐसे याद कर लो, मतलब अभी फसल कटी नहीं है तो कंगाल है। इसके अलावा जो फेस्टिवल है, बहु हो गया, आसाम से हो गया आसाम के फेस्टिवल, माजुली से है माजुली फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, माजुली आइलैंड पे। कौन सी रिवर पे है ये, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है। फिर है डैम, डैम से है मी डैम मी फी, मी डैम मी फी। और इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, इसको करते हैं अहोम पीपल, ठीक है। अहोम पीपल सेलिब्रेट करते हैं कब, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। फिर है माजुली के डैम पर अपनी फ्रेंड अम्बू से मिली, तो अम्बू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है ना तो इधर लिखा देती हूँ, अम्बू से इधर ही लिख देती हूँ, अम्बुबाची मेला, ठीक है। अम्बू से हो जाएगा अम्बुबाची मेला। और इसको क्या कहते हैं, इधर लिखना पड़ेगा, जो अम्बुबाची मेला है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कौन से मेले को कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये कहाँ पे लगता है, मतलब ये लगता है कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल। कब, इन जून। बहुत ही बड़ा सा मंदिर है, काफ़ी अच्छा है, हम लोग भी जाके आए थे इस बार, ठीक है। तो आप लोग भी जब, ये कहाँ पे है, ये है गुवाहाटी में, ठीक है। तो जब आसाम वगैरह जाना हो तो कामाख्या टेम्पल जाके आना। ये हो गए किसके, आसाम के फेस्टिवल्स, ठीक है। अली से हो गया अली आई लिगांग फेस्टिवल, बहु से हो गया बिहू फेस्टिवल, आसाम से हो गया आसाम के फेस्टिवल, माजुली से हो गया माजुली फेस्टिवल। और फिर है डैम पर मी डैम मी फी, जो कि अहोम पीपल मनाते हैं। और अपनी फ्रेंड अम्बू से हो गया अम्बुबाची मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, तो एक एप्लीकेशन और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो भी इनमें तीनों में से एक कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर है क्या और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या होता है, इसमें होते हैं जो प्रोग्राम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो होंगे जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, और उसको कंट्रोल करेंगे। तो प्रोग्राम्स आर responsible for controlling and managing the hardware. हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हैं उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब हार्डवेयर। इसमें अगर फर्दर डिवाइड देखें तो कैटेगरीज क्या है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके एग्जाम्पल क्या क्या है, MS DOS और विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा देखें तो डिवाइस ड्राइवर ये क्या करते हैं, ये करेंगे जो डिवाइस, कोई सा भी हम डिवाइस अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको रन करने के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड यूज़र, ठीक है, ये डिवाइस को रन करने के लिए। फिर होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर,
तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये क्या करेंगे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, मशीनरी लैंग्वेज में। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल होंगे जो असेंबलर कंपाइलर वगैरह होते हैं वो, असेंबलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये किसके लिए बनाए गए हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए या एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उसकी यूज़ के लिए बनाए गए हैं, यूज़र के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये किसको हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे यूज़र को टू फॉर यूज़र टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, कोई भी सिंगल या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, और किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल देखें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे हैं, ये हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें से बताना है हमें कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। ऑप्शंस क्या है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हमें पता लग गया क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को यूके में आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हरदन अली, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है मनमोहन सिंह। तो इनको मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू, उनको कहाँ का मिला है, इनको मिला है सूरीनेम का। ठीक है, सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इनको, सूरीनेम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, ये मिला है इनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। और ये कहाँ का ये सिविलियन अवार्ड है, ये है सूरीनेम का, जो कि द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ठीक है, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जीडी में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो पीएम मोदी को जो अदर कंट्रीज़ के जो ऑनर मिले हैं, ठीक है, वो इनको मिला है ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये कहाँ का है, ग्रीस का है। फिर मिला है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रू गायल्पो। और फिर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द डी लीजन ऑफ ऑनर। ये भी किसको मिला है, पीएम मोदी को मिला है। इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर मिला है इनको, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है, और एक लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है, वो भी किसको मिला है, पीएम मोदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑन द फॉरेन लैंड। निम्नलिखित में से किसने विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय थी।
तो इसमें से किसने फहराया है वो बताना है। ये क्वेश्चन जो है पहले कब आया है, 2021 में आया है CGL के अंदर, और अभी फेज़ 12 के एग्ज़ाम में ये फिर से रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। और इसके जो ऑप्शन है वो भी सेम एग्जैक्ट यही थे, ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस क्या क्या है, बिकाजी कामा, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिकाजी कामा। इन्होंने कहाँ पे फहराया, 22 अगस्त 1907 में इन्होंने जर्मनी में झंडा फहराया था, ठीक है। जो बेगम हजरत महल है ये कहाँ की बेगम है, ये है बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। और ये इन्होंने जो है 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसमें पार्ट लिया था, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवोल्ट। और जो लक्ष्मी सहगल है ये शी वॉज द कैप्टन ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था, रानी झांसी जो रेजिमेंट थी इसको किसने इस्टेब्लिश किया, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट एक तो ये फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी किसकी, कांग्रेस की, कौन से सेशन की, 1917 जो कि कलकत्ता में हुआ, ठीक है। अच्छा मैंने लिख दिया। फिर इसका देखें तो ये क्या थी, इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसमें 1893 में इन्होंने लीडरशिप, जो इंडिया के अंदर इन्होंने इनकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडरशिप की थी, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कब फाउंड की गई, ये की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, 1875 में कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। किसने की, ये की थी HS ओलकॉट ने और HP ब्लावात्स्की ने। इसके बाद में जब 1893 में जो ओलकॉट की डेथ हो जाती है तो उस टाइम लीडरशिप कौन लेती है इसकी, वो लेती है इंडिया के अंदर एनी बेसेंट, ठीक है, लीडरशिप। इसके अलावा जो 1916 में जो होम रूल लीग चलाया गया था, किसने, जो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, उन्होंने चलाया, इन्होंने स्टार्ट किया पुणे में, और जो एनी बेसेंट है इन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया, मद्रास के अंदर, होम रूल लीग विथ बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने तो कहाँ स्टार्ट किया, इन्होंने किया पुणे में, और जो एनी बेसेंट है, ठीक है, इन्होंने कहाँ पे किया, मद्रास में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज परफॉर्म बाय द नंदिनी एंड रागिनी शंकर। ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है, नंदिनी एंड रागिनी शंकर। तो ये कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो परफॉर्म करती है, वायलिन, सितार, वीणा, मृदंगम। तो ये क्या बजाती है, ये बजाती है वायलिन। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायलिन। और वायलिन के अंदर जो एक्सपोनेंट्स हैं जो बजाते हैं उनके भी नाम देखते हैं, लाल गुड़ी गोपाला अय्यर, इनके नाम भी इतने बड़े बड़े होते हैं, जया रामन, लाल गुड़ी गोपाला अय्यर, जया रामन। फिर है लक्ष्मी नारायण, संगीता कलानिधि और MS गोपाल कृष्णन, ठीक है। ये सारे किसके हैं, ये हैं वायलिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रदरफर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। जो रदरफर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था एटम का, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। नियरली all the mass of an atom resides in the nucleus.
देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इससे पहले हम रदरफोर्ड का मॉडल देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। ठीक है, ये क्या है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल बीम का बॉम्बार्ड करवाया था। तब इसने देखा कि ये क्या हो रहा है, जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये बॉम्बार्ड हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मोस्ट ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधा सीधा स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, ये जो जा रहे हैं सीधा सीधा निकल गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के। और कुछ जो ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, और ये हैं गोल्ड फॉइल। किस पे करवाए थे, गोल्ड फॉइल पे इसने जो अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाए थे इसमें। और जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए थे, वो हल्का सा उनमें डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसमें किसी में बहुत ज़्यादा हुआ, कोई पूरा ही डिफ्लेक्ट होके वापस आ गए। तो इसने ऑब्जर्व क्या किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है जो मोस्टली क्या हुए, स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स में स्लाइटली डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तब देखा। तो इससे इसने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कि जो जो एटम है उसके अंदर क्या है, एक सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जो मोस्ट ऑफ जो एटम के अंदर जो उसमें क्या है, स्पेस है, वो क्या है, खाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। इस वजह से क्या हुए, वो सीधे सीधे निकल गए। और कुछ वो जो इसके पास से निकले वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ उसके जो डायरेक्ट उसकी यहाँ से जो निकला है वो क्या हुए, वापस डिफ्लेक्ट होके वापस आ गए हैं। ठीक है, इससे इसने ये ऑब्जर्व किया कि एक वो बीच में सेंटर में पॉजिटिव है, तो ये पता चल गया कि ये इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसको बोला गया न्यूक्लियस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वो किसके, जो एटम है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटम। इसने यहाँ से इसको ये ऑब्जर्वेशन मिली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो फर्स्ट है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी लार्ज एंड एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये क्वेश्चन ये क्या हो गया, ये यहीं पे हो गया गलत। तो इसमें जो था, जो न्यूक्लियस थी इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, साइज़ क्या थी, बहुत स्मॉल थी। इस वजह से ही तो इतनी छोटी साइज़ थी, अगर बहुत लार्ज होती तो सारे ही डिफ्लेक्ट हो जाते। छोटी साइज़ थी इसलिए बहुत कम डिफ्लेक्शन हो रहे थे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। सही है, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जो भी इस एटम का जो मास है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, वो कर रहा है सेंटर में। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसको क्या कहा गया, उसको बोला गया न्यूक्लियस। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा नहीं था, वो बहुत स्मॉल था। ठीक है, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया प्राइमली फोकस्ड ऑन द इम्प्रूविंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो मतलब जो कौन सी क्रॉप्स पे उन पे फोकस किया गया, उनको प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी। ऑप्शन है राइस एंड कॉटन, वीट एंड राइस, कॉटन एंड मेज, वीट एंड मेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीट एंड राइस। गेहूँ और चावल पे इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया, ये किया गया 1960s में। किसके द्वारा, ये किया गया था नॉर्मन बोरलॉग ने, नॉर्मन बोरलॉग
जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। और इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया, इंडिया में किया गया 1965 में। और किसने किया, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन ने। इनको क्या बोला जाता है, इंडिया में जो इंडिया के फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो कौन है, वो हैं स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। और ये कौन से 5 ईयर प्लान में, जो 5 ईयर प्लान उस टाइम चल रहा था वो कौन सा था, वो था सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। और ये कितने में, जो इनका जो प्रोडक्शन किया गया था वो कितने में किया गया था, 2 मिलियन हेक्टेयर में किया गया था, 2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। और उसमें क्या क्या जो गोल थे वो क्या क्या रखे गए, गोल इसमें रखा गया जो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन प्रोडक्ट्स। ठीक है। और वो कौन कौन से, व्हीट एंड राइस, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और यूज ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स। उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा था ग्रेन्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द एशिया कप 2023 टाइटल, किस टीम ने एशिया कप 2023 का खिताब जीता। ऑप्शंस क्या है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये हमारी कौन सी है, ये है इंडिया की टीम। तो ये किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। और ये कहाँ पे हुआ, ये होस्ट किसने किया, ये होस्ट किया है पाकिस्तान एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इसमें जो इंडिया विनर रही थी, जो रनर अप है वो रही श्रीलंका, रनर अप। ठीक है। इसके अलावा कुछ जो क्रिकेट से रिलेटेड और जो ट्रॉफीज़ वगैरह हैं, कप वगैरह, उनके भी हम देख लेते हैं जो 2023 के अंदर हुई है। ईरानी कप 2022-23, ये किसने जीता, ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। विनर का मैं W लिख ली हूँ, रनर का R लिख ली हूँ। तो विनर कौन रही इसमें, रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। और जो रनर अप रही है वो कौन है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। इसके अलावा देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये किसने जीती, ये जीती हरियाणा ने। किसको हरा के, राजस्थान को हरा के। ठीक है। इसके अलावा दुलीप ट्रॉफी, ये भी किसकी है, क्रिकेट की है, दुलीप ट्रॉफी। तो ये किसने जीती, ये जीती है साउथ जोन ने, साउथ जोन। और किसको हराया, इसने हराया है वेस्ट जोन को। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2022-23 की, ये किसने जीती, ये जीती सौराष्ट्र ने, सौराष्ट्र। और किसको हराया, ये हराया बंगाल को। ठीक है। और ये कौन से स्टेडियम में हुई, ये हुई थी ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर, ईडन गार्डन कहाँ पे, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। यहाँ पे जो रणजी ट्रॉफी है वो खेली गई। और इसमें अगर देखें जो वर्ल्ड कप हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और इंडिया को हरा के। ठीक है। तो इंडिया उसमें रनर अप रही थी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन द इंडिया, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1954, 1982, 1973, 1961। तो ये किया गया है 1961 के अंदर। ठीक है। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट कब पास किया गया है, 1961 में। इसके अलावा कुछ एक्ट के और क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आर्म्स एक्ट, ये कब पास किया गया, ये किया गया था 1959 के अंदर। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट ये कब पास किया गया था, ये किया गया था 1955 के अंदर। और स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट ये कब पास किया गया था, ये किया गया था 1954 में। और जो चंपारण का जो एग्रीरियन एक्ट था,
चंपारण, इसका तो पता होगा सबको, 1918 में किया गया था। 1918 के अंदर जब गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट हुआ था, ठीक है, 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द फोर्थ सेट इन द वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक हैं। वॉलीबॉल जो कि मेरा भी गेम था, ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें 5 सेट होते हैं। 5 सेट के अंदर जो चौथा सेट होता है उसमें कितने पॉइंट का वो होता है। 15, 20, 25, 10, तो ये होता है 25 का। 5 सेट होते हैं, तो इसके अंदर जो 4 सेट होते हैं उनमें तो होते हैं 25-25 के, ठीक है, और जो फाइनल सेट होता है वो कितने में होता है, वो होता है 15-15 का। ओके, और इसमें कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं 2 टीमों में। इसके अलावा इसकी अगर जो ग्राउंड की मेजरमेंट देखें तो उसमें क्या है, 18 मीटर लेंथ है और 9 मीटर विड्थ है, ठीक है, और जो नेट है उसकी विड्थ कितनी है, वो है 1 मीटर। और नेट की अगर हाइट देखें मेल के लिए तो वो कितनी होगी, वो होगी 2.43 मीटर, और वुमेन के लिए कितनी होगी, 2.24 मीटर होगी, ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स भी देख लेते हैं। इसकी टर्म्स देखें तो स्पाइकर्स, बूस्टर, स्मैश, ड्यूस और सर्विस, लिब्रो, पेनिट्रेशन और साइड आर्म। ये जो इम्पोर्टेंट है मैं वो लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये इसकी क्या है, कुछ टर्म्स है, स्पाइकर्स, बूस्टर, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, लिब्रो, पेनिट्रेशन, साइड आर्म। ये किसकी है, ये है वॉलीबॉल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है 2023 के अंदर, और अभी फेज़ 12 में वापस रिपीट हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा क्या है। इसमें ऑप्शंस है, मतलब इसमें परसेंटेज के अंदर वैसे दिया हुआ है 0.567, 0.546, 0.58, 0.503, तो इसका कितना होगा 0.546, मतलब 54.6% होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। और इसके अंदर अगर सेकेंडरी वर्क का देखें, सेकेंडरी वर्क मीन्स इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंडरी सेक्टर, इसका कितना है, इसका है 24.3%, 24.3%, ठीक है। 24.3% किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। इसमें क्या क्या है, इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर। और एग्रीकल्चर का अगर देखें तो वो कितना है, 54.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। मानव रक्त को कितने मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन है 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 4। कितने टाइप्स में है, 4 टाइप्स में बांटा गया है किसको, ह्यूमन ब्लड को, ठीक है। एक बी, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, 4 ग्रुप है। इसके अंदर जो इनका ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, इसमें जो अगर देखें तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, वो है O- ग्रुप। और जो सबसे ले सकता है यूनिवर्सल रिसिपेंट, वो क्या है, AB पॉजिटिव। ओके, इसमें क्या है, ये है ब्लड टाइप, ठीक है, AB, ABO।
इसमें दिए हुए हैं एंटीजन कि ए में, ए ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, और ये किस किस को डोनेट कर सकता है और किस से ले सकता है। तो इसमें क्या है, जो ए है उसमें है एंटीजन। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। एंटीजन ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी है उसके सरफेस पे। और जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मा में, ठीक है, इन प्लाज्मा। और ये क्या करते हैं, ये डिफेंस करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है, जो बीमारी वगैरह से बचाते हैं या बाहर की कोई भी जो वायरस वगैरह है उनसे, ठीक है। अब इसमें जो ए ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। तो ये किस किस को डोनेट कर सकता है, ये ए और ए बी को कर सकता है। और ये कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे रिसीव कर सकता है, ए और ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन है ए तो ए से करेगा और ओ से करेगा। एंड बी जो है, बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, ठीक है। जो एंटीबॉडी होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें बी है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए है, तो ये किसको डोनेट करेगा, बी ब्लड ग्रुप को, और ए बी को करेगा। और किससे लेगा, बी से और ओ से। जो ए बी है इसमें क्या होते हैं, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो इसमें एंटीबॉडी बचे नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होते इसमें। तो ये किसको डोनेट करेगा, ए बी को ही करेगा। और ले किससे सकता है, ये सभी से ले सकता है। फिर है ओ में एंटीजन नहीं होते तो एंटीबॉडी दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी। तो मतलब ये क्या करेगा, डोनेट तो सबको करेगा बट ये किसी से ले नहीं सकता, ठीक है। ये हो गए ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जो निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन के दौरान असाधारण शक्तियाँ दी है, मतलब जो इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स किसके पास होती है। द चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, द गवर्नर राज्यपाल, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो किसके पास होती है, ये होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास होती है इमरजेंसी की पावर्स। जो इमरजेंसी है इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट है 18। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 352 360, ठीक है। इसमें अगर आर्टिकल 352 देखें तो 352 में क्या आता है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ये कौन कौन से ग्राउंड पे लगाई जाती है, किस किस ग्राउंड पे ये लगाई जाती है, कि जब वॉर हो जाए और एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म रिबेलियन, मतलब जो आर्म फोर्स है वो रिबेल कर दे। और ये आर्म रिबेलियन है, ये पहले आर्म रिबेलियन नहीं था, यहाँ पे क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था लिखा हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज किया और क्या कर दिया, आर्म रिबेलियन कर दिया, ठीक है, पहले ये था। और इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड। और ये हमने किससे लिया है, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं ये हमने लिए हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसमें आर्टिकल 20 और 21 जो है ये कभी सस्पेंड नहीं होते। और आर्टिकल जो 19 है ये कब सस्पेंड नहीं होगा, कांट सस्पेंडेड, जब किसके ग्राउंड पे लगे, आर्म फोर्सेस के ग्राउंड पे इमरजेंसी इम्पोज्ड हो, इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। बाकी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के उस पे लगेगी ग्राउंड पे तो इसमें फंडामेंटल जो 19 है ये भी सस्पेंड हो जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 356। 356 में क्या है, ये इसमें है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, इसमें अगर इसके ग्राउंड देखें तो क्या है, अगर स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तब इसमें लगेगी। और दूसरा जो है कि अगर सेंटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है उस वो करने में जो उसको
अप्लाई करने में अगर फेल हो जाती है तब इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो स्टेट कांट बी कैरिड in accordance to the constitution, carried in accordance to the provisions of the constitution। ठीक है। और सेकंड क्या है, वो है स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम सेंटर, कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर। तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे लगाई गई, फर्स्ट टाइम लगाई गई ये पंजाब के अंदर। और अभी देखें अगर मैक्सिमम टाइम कहाँ पे हुई लगी है, तो लगी है मणिपुर में 10 बार लग चुकी है। ठीक है। और यूपी में 9 बार, यूपी में लग चुकी है 9 बार। ओके। नेक्स्ट है 360, जो कि क्या है, आर्टिकल 360 में क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये कब लगाई जाती है, व्हेन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उसको थ्रेट हो जाए, तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन। ठीक है। और ये अभी तक कभी इम्पोज नहीं हुई है, नेवर इम्पोज्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे भारतीय राज्य, मतलब कौन से भारतीय स्टेट में स्थित है, उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। इसमें अगर इसके हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक है पिन वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा खीर गंगा नेशनल पार्क, और सिम बालबेरा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो है वो है हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे लेक्चर 23 के। रानी मछया इज ए फोक डांसर हु वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2023। जो रानी मछया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मैंने क्वेश्चन करंट के उसमें जो लेक्चर हुआ था लास्ट का, जो मिसलिनियस, उसमें उसके अंदर बताया था, जो कि पद्मश्री जिनको जो इम्पोर्टेंट है आर्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनके मैंने नाम वहाँ पे लिखवाए थे, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। तो जो रानी मछाया है उसको कौन से फोक डांस, जो ये क्या है, ये फोक डांसर है, तो कौन से डांस के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2023 के अंदर। तो ऑप्शंस क्या है, गुसाड़ी, उम्मा थाट, दीमसा और लंबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडारिन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। जो मंडारिन है वो भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो इनके आंसर आपको बताने हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर बताऊंगी। ओके। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। थैंक यू।